नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राकेश कोचर फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देबारी समझौता। क्या था देबारी समझौता, इसके पीछे की कहानी क्या थी और इसका परिणाम क्या हुआ, उस सबको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देबारी समझौता क्या था? ये देबारी समझौता मैं मुख्य रूप से बता दूँ तो 3 रियासतों कौन, मारवाड़, मेवाड़ व आमेर के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो आइए, बात है 1707 की। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। क्या हुई? औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु से पूर्व से ही दुर्गादास राठौड़, जो मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, जसवंत सिंह के पुत्र, उनको अपना पैतृक राज्य दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको वो अभी तक अपना पैतृक राज्य नहीं दिला पाए थे। तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाता है और 2 जून 1707 को एक युद्ध होता है जाजव के मैदान में, जिसको जाजव का युद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाजव का युद्ध भी। अब ये युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध मुख्य रूप से हुआ था आजम और मुअज्जम के मध्य। ये युद्ध होता है। किंतु इस समय का फायदा उठाकर कि जब जो मुगल राजकुमार हैं वो जब आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं, तो इस समय का फ़ायदा उठाकर जो दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह होते हैं, ये जो जोधपुर के अंदर जो वहाँ का प्रशासक नियुक्त होता है मुगलों का, जफर कुली खां, उसको हटाकर क्या करते हैं, जोधपुर की गद्दी पर अजीत सिंह को पीठासीन कर देते हैं। अर्थात दुर्गादास राठौड़ द्वारा जोधपुर का जो राज्य है वो अजीत सिंह को दिला दिया जाता है। तो जोधपुर राज्य में कौन आ चुके हैं? हमारे महाराजा अजीत सिंह। ये जाजव का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो आजम का साथ देते हैं जयपुर के सवाई जय सिंह, और उनके जो छोटे भाई होते हैं विजय सिंह, वो साथ देते हैं मुअज्जम का। किंतु इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि इस युद्ध में विजय हो जाता है मुअज्जम, और अंततः मुगल बादशाह बनता है ये किस नाम से? बहादुर शाह के नाम के। बहादुर शाह के नाम से ये मुगल बादशाह बनता है, और इसी को हम शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई बादशाह बनेगा तो वो उन लोगों का तो अच्छा करेगा जिन्होंने उसका साथ दिया है, और वो उन लोगों को अब देखेगा जो उसके विरोध में थे। तो वैसा ही होता है। ये क्या करता है, ये एक फरमान जारी करता है बहादुर शाह, जिसके तहत ये आमेर से सवाई जय सिंह को जो राजगद्दी है उससे हटा देता है और उनके स्थान पर विजय सिंह को आमेर का अगला शासक बना देता है। तो इस प्रकार से जो सवाई जय सिंह थे, उनके हाथ से जो उनका पैतृक राज्य आमेर था वो भी चला जाता है। अब जैसे ही बहादुर शाह शासक बनता है तो ये जयपुर का ये एक पार्ट तो हो गया कि सवाई जय सिंह को अपने पैतृक राज्य से हटा दिया गया। उसके अतिरिक्त जो इनसे जस्ट पहले जो अजीत सिंह आए हैं अभी अभी मारवाड़ में जोधपुर के शासक बने हैं, ये उनको भी वहाँ के शासक के पद से हटा देता है। तो अब जो जोधपुर के अजीत सिंह हैं और जो जयपुर के सवाई जय सिंह हैं, इन दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई है। अब ये दोनों राज्य विहीन शासक की भांति हैं। तो क्या होता है, इसी समय पर जो ये मुअज्जम है अर्थात बहादुर शाह है, इसके खिलाफ विद्रोह छेड़ा हुआ होता है दक्षिण के क्षेत्र में। किसने? इसके छोटे भाई कमाल बख्श ने। तो ये उस विद्रोह का दमन करने के लिए बड़ा सैन्य अभियान लेकर दक्षिण की ओर चलता है। तो जब ये सैन्य अभियान लेकर दक्षिण की ओर चलता है अपने भाई काम बख्श के विद्रोह का दमन करने के लिए, तो उस समय इसके साथ कौन कौन होते हैं? उस समय इसके साथ होते हैं सवाई जय सिंह। क्यों? क्योंकि ये मुगल मनसबदार तो हैं, और ये सवाई जय सिंह इस अभियान में अपने साथ अजीत सिंह को भी ले लेते हैं। भाई वो तो है ही ना, जब दिन का दुखड़ा सेम है तो उनमें मित्रता या घनिष्ठता स्वतः ही हो जाती है। तो ये अजीत सिंह को भी अपने साथ ले लेते हैं। तो जब ये दिल्ली से आगे बढ़ते हैं तो ये मेड़ता नागौर पर जब पहुंचते हैं, कहाँ पर? मेड़ता, जो वर्तमान नागौर में आता है। तो वहाँ पर अजीत सिंह और सवाई जय सिंह बहादुर शाह से भेंट करते हैं, और भेंट करके ये अपना प्रस्ताव रखते हैं कि जो बादशाह जी हैं, आप हमें हमारे पैतृक राज्य पुनः लौटा दीजिए, अर्थात हमें हमारा जोधपुर और जो इनका सवाई जय सिंह का पैतृक है उनकी राजगद्दी पर फिर से पीठासीन कर दीजिए। लेकिन बहादुर शाह इनको इग्नोर कर देता है या फिर मना कर देता है। फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप इन दोनों में आपस में मंत्रणा होती है। लेकिन ये पड़ाव, जब सैन्य पड़ाव आगे चलता है, कहाँ तक? जो एमपी में मंडलेश्वर आता है, एमपी के मंडलेश्वर तक, तो ये लोग क्या होते हैं? बहादुर शाह के साथ होते हैं। अब इन्होंने अंततः निर्णय लिया होगा कि भाई जब हमारा यहाँ पे कुछ भला हो ही नहीं रहा और हमें ये बहादुर शाह साथ नहीं दे रहा, तो हम इसके साथ क्यों लड़ रहे हैं? इसके पक्ष में हमें तो इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो अंततः ये यहाँ से मंडलेश्वर से अपना रुख बदल लेते हैं और ये
अपना अब रुख कर लेते हैं मेवाड़ की ओर। तो मेवाड़ में इनकी मुलाकात होती है 1708 में। जो तात्कालिक मेवाड़ के महाराणा होते हैं, कौन होते हैं उस समय मेवाड़ में? महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो ये महाराणा अमर सिंह सेकंड से मुलाकात करते हैं और महाराणा अमर सिंह सेकंड सवाई जय सिंह और अजीत सिंह के मध्य एक समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं देबारी समझौता। देबारी समझौता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देबारी नामक जगह पर हुआ था जो वर्तमान उदयपुर में आती है। कब हुआ था? 1708 में। तो 3 रियासतों के मध्य जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ या फिर उदयपुर रियासत कह दीजिए। मैं बार बार नाम जयपुर बोल रहा हूँ, निकल जाता है फ्लो में, लेकिन उस समय तक जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी, मुख्य केंद्र आमेर ही था, तो आमेर रियासत। ठीक है, अब इन तीनों के मध्य ये समझौता होता है। ये समझौता क्या था? ये समझौता ये था, अब स्वाभाविक है ये दोनों राज्य विहीन है तो ये तो अपना राज्य प्राप्त करना चाहेंगे, तो ये सहायता के लिए आए हैं किसके पास? महाराणा अमर सिंह के पास। तो महाराणा अमर सिंह जी प्रस्ताव रखते हैं कि जयपुर और जोधपुर जो तुम्हारे पैतृक राज्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु मैं तुम्हें मेवाड़ की सैन्य सहायता प्रदान करूँगा, किंतु उसके बदले में सवाई जय सिंह को महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवर से विवाह करना होगा। क्या करना होगा? चंद्र कंवर से विवाह करना होगा और चंद्र कंवर से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का अगला उत्तराधिकारी होगा, अर्थात अगला राजा होगा। और यदि चंद्र कंवर से कोई पुत्री उत्पन्न होती है तो सवाई जय सिंह को यह वचन देना होगा कि उसका मुगल विवाह नहीं किया जाएगा। ऐसा होता है तो अंततः 1708 में देबारी समझौता हो जाता है। अब जब बहादुर शाह को ये बात पता लग जाती है कि मंडलेश्वर से सवाई जय सिंह और अजीत सिंह महाराणा की ओर तरफ चल पड़े हैं सैन्य सहायता के लिए, तो बहादुर शाह स्वयं एक पत्र लिखता है महाराणा अमर सिंह को, जिसमें वो इस बात का जिक्र करता है कि अगर ये दोनों महाराणा के समक्ष उपस्थित होकर उससे क्षमा याचना कर लें तो इन दोनों को इनके पैतृक राज्य वैसे ही प्रदान कर दिए जाएंगे, परंतु ये दोनों अब क्षमा याचना की जगह सैन्य कार्रवाई कर अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना ज़्यादा उचित समझते हैं और वही होता भी है। परिणाम स्वरूप अजीत सिंह भी सैन्य बल पर अपने जोधपुर राज्य को प्राप्त कर लेते हैं और सवाई जय सिंह भी जयपुर पर आक्रमण करते हैं और वहाँ से अपने भाई विजय सिंह और वहाँ पर तात्कालिक जो आमेर में मुगल अधिकारी नियुक्त किया हुआ था सैयद हुसैन खां, उनको बाहर निकाल देते हैं और स्वयं आमेर की गद्दी पर क्या हो जाते हैं? पीठासीन हो जाते हैं। तो अब हालांकि दिल्ली पर तो मुगलों का ही राज है, अब आपने ये कार्रवाई तो कर ली, सैन्य कार्रवाई, लेकिन इनको विरोध तो झेलना पड़ेगा। तो महाराणा जय सिंह का कुछ समय तक क्या चलता है? मुगलों से विरोध संघर्ष जारी रहता है, लेकिन अंततः ये जो राजपुताने वाला क्षेत्र है, अब इस राजपुताने की बड़ी रियासतें कौन सी? इसकी बड़ी रियासतें हैं जयपुर या फिर आमेर रियासत, एक बड़ी रियासत है मारवाड़, एक है मेवाड़। जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, यदि आप मुगल उन्हीं से विरोध ले लेंगे, अर्थात बहादुर शाह अगर उन्हीं से विरोध ले लेगा तो वो राजपुताने में अपना जो वर्चस्व है या फिर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता। इस बात को समझकर बहादुर शाह अंततः कि भाई अगर मुझे इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना है तो मुझे राजपुताने का सहयोग तो चाहिए ही सही, तो सवाई जय सिंह को अपनी ओर मिलाने के लिए इस बात को समझकर अंततः 11 जून 1710, कब? 11 जून 1710 को जो बहादुर शाह होता है वो सवाई जय सिंह को अंततः आमेर का शासक स्वीकार कर लेता है। और इस प्रकार से जो अजीत सिंह होते हैं उन्हें भी और सवाई जय सिंह होते हैं उन्हें भी अपने पैतृक राज्यों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक बात पर फिर से मैं आपका फोकस लेकर आऊँगा, सवाई जय सिंह के विषय में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये हैं हमारे सवाई जय सिंह। अब इधर है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड और इधर हैं हमारे मारवाड़ के अजीत सिंह। अब जैसा कि देबारी समझौते में समझौता होता है कि अमर सिंह की पुत्री जो थी चंद्र कंवर, उनसे कौन विवाह करेंगे? सवाई जय सिंह, और उस विवाह से उत्पन्न पुत्र ही क्या होगा? आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। और लेकिन सवाई जय सिंह ने एक और विवाह किया था, किससे? महाराणा अजीत सिंह की पुत्री से, जो कौन थी? सूरज कंवर। अब समय के साथ क्या हुआ कि सूरज कंवर से जो उत्पन्न पुत्र था वो पुत्र पहले हो गया, अर्थात वो ज्येष्ठ पुत्र, और उसका नाम था ईश्वरी सिंह। और जो चंद्र कंवर से उत्पन्न पुत्र था वो बाद में हुआ, उसका नाम था माधो सिंह।
तो शर्त अनुसार तो अगला उत्तराधिकारी बनना चाहिए माधो सिंह, लेकिन वास्तविकता में उत्तराधिकारी क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है ईश्वर सिंह, तो बाद में बना दिया जाता है ईश्वर सिंह को। तो उसके कारण जयपुर रियासत में इन दोनों के मध्य, दोनों भाइयों के मध्य युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, अर्थात गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये एक ये देवारी रियासत से ही संबंधित उसके आगे के परिणाम ही हैं कि ये युद्ध क्यों होते हैं, गृह युद्ध क्यों होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से आपसे चर्चा कर ली। फिर से फोकस आते हैं। देवारी समझौता केवल और केवल इतना ही था कि जयपुर के सवाई जय सिंह और जोधपुर के जो महाराणा अजीत सिंह थे, उन दोनों ने अपने पुनः पैतृक राज्य की प्राप्ति के लिए महाराणा अमर सिंह से जो सैन्य सहायता ली थी, उन जो 1708 में जो समझौता हुआ था वही था देवारी समझौता। लेकिन उसके पहले की पृष्ठभूमि और उसके बाद का क्या परिणाम रहा, इतिहास में आप घटनाओं को इस प्रकार से लिंक करके देखेंगे तो आपको घटनाएं याद रहेगी। इतिहास आपके लिए रटने का नहीं, समझने का विषय बन जाएगा। तो अब मैं आपका मित्र आपसे राकेश कोचर इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।